हेलो एंड वेलकम। आई एम बैक विद माई अनदर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट इज़ यूजीसी नेट। हमने अक्सर अभी न्यूज़ में हम सुन रहे हैं कि यूजीसी नेट की डेट पोस्टपोन्ड हो गई है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की डेट ये हो गई है, उसकी एज इतनी हो गई है और 31 कर दिया अभी। खैर जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो एज है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में फ़र्दर बात करेंगे। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि क्या है ये यूजीसी नेट, क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों हम इस चीज़ के बारे में जो है सुने या पढ़ें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी क्या है, फेलोशिप क्या है और एसआरएफ क्या है, जेआरएफ क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगी और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट है क्या। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो नेट सुन के आपको लग रहा होगा कि हाँ दिस इज़ समथिंग काइंड ऑफ टेस्ट जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजीसी के बारे में। देखिए यूजीसी जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यूजीसी जो है एक सबसे पहले इट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953। इसको इनोग्रेट किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के। यूजीसी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होती हैं जो किसी एक्ट के अंतर्गत बनती है। मतलब पहले कोई एक्ट पास होगा, फिर उसके अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप की जाती है। तो किस एक्ट के अंतर्गत हुई होगी फिर यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट पास हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। तो उस एक्ट के अंतर्गत हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है बनी। यूजीसी जो है इसको इस्टेब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। जो हमारा हेडक्वार्टर है यूजीसी का, मेन जो हेडक्वार्टर है वो है बहादुर शाह जफ़र मार्ग, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो मतलब मेन ऑफिस जो है उसका न्यू दिल्ली में है। अब हम बात करते हैं कि अदर ऑफिसेज भी है इसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। अब हम बात करते हैं इसके वर्क के बारे में कि यूजीसी काम क्या करता है। देखिए यूजीसी का जो विज़न है, यूजीसी का जो काम है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन में यानी यूनिवर्सिटीज़ में जो शिक्षा है उसकी क्वांटिटी के साथ साथ यानी कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ शिक्षा की यानी कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना। तो यूजीसी जो है इंश्योर करता है, सुपरवाइज़ करता है, कोऑर्डिनेट करता है, डिटरमाइन करता है और मेंटेन करता है स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो ताकि हमारी हायर एजुकेशन जो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उसकी गुणवत्ता बनी रहे, उसमें क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे को मिले, ये इंश्योर करता है यूजीसी। साथ ही साथ जो यूजीसी है वो फंड्स भी प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ को, जो कि यूजीसी के अंडर में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनको यूजीसी फंड भी प्रोवाइड करता है ताकि फर्दर वो शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। 1995 में यूजीसी ने अपने 6 रीजनल सेंटर्स स्टैब्लिश किए, जो कि हमारे पुणे महाराष्ट्र में है, हैदराबाद यानी तेलंगाना में, कैलकाटा में है, भोपाल में, गुवाहाटी में और बेंगलोर में है। तो ये सब सेंटर यूजीसी ने इसलिए इस्टेब्लिश किए ताकि वो पूरे देश में रीजन वाइज जो है हमारी हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इंश्योर कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके ताकि अच्छा हो सके हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में। ये काम है हमारा यूजीसी का। फर्दर अगर हम बात करें हमारे यूजीसी के चेयरपर्सन की या चेयरमैन की, वो हैं हमारे डीपी सिंह यानी धीरेन्द्र पाल सिंह। अगर हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। तो ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जिसने इसको इस्टेब्लिश किया है, बनाया है। अगर हम बात करें वेबसाइट, मतलब ये मेन है, अगर आप सर्च करना चाहें, आप विज़िट करना चाहें, तो आप यूजीसी के बारे में जानना चाहते हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो यू मस्ट गो टू दिस वेबसाइट www.ugc.ac.in। आप इस वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं।
फर्दर मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्सिटीज़ जो यूजीसी के अंदर आती हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ फ्रिक्वेंटली जो है लिस्ट भी निकालता रहता है अपनी यूनिवर्सिटीज़ की। तो इसमें हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और यूजीसी उसके साथ साथ फेक यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट रिवील करता है कि कौन कौन सी जो है फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन सी जो है आप देख सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सब आपको यूजीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमने बात की यूजीसी के बारे में, अब हम बात करते हैं नेट के बारे में, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसे मैंने बताया, दिस इज़ समथिंग काइंड ऑफ, सुन के लग रहा है कि नेशनल लेवल पे है कोई कुछ टेस्ट है। हाँ, बिल्कुल सही है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और टेस्ट ही है ये एक। ये इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बिहाफ पे कंडक्ट कराया जाता है और ये इंश्योर करता है टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और बोथ। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो यूजीसी नेट जो है एक टेस्ट होता है जो कि इंश्योर करता है आपकी एलिजिबिलिटी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, या दोनों। यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो यूजीसी नेट है इंडिया में। फर्दर यूजीसी नेट जो है हमारा, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बिहाफ पे कंडक्ट कराया जाता है और ये इंश्योर करता है कि आप जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलनी चाहिए, जेआरएफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जून 2018 तक जो हमारा नेट है उसको सीबीएसई कंडक्ट कराता था। 84 सब्जेक्ट में कंडक्ट होता था, 91 सिटीज़ में इसके सेंटर्स लगते थे। लेकिन दिसंबर 2018 के बाद से जो यूजीसी नेट है उसको हमारा एनटीए कंडक्ट कराता है। मतलब पहले जो है जून 2018 से तक जो है हमारा सीबीएसई कंडक्ट कराता है नेट को, और अब उसके बाद से यानी कि हमारा दिसंबर 2018 में जो है यूजीसी नेट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कंडक्ट कराता है। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो हमारा अप्रूव्ड की गई है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, एंड उसको इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 2017 में। ये हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नेट ही कंडक्ट कराता है, और भी एग्ज़ाम्स हमारा एनटीए कंडक्ट कराता है, नीट भी एनटीए कंडक्ट कराता है। तो फर्दर जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो हमारा एग्ज़ाम्स होते हैं उनको मोस्टली एनटीए कंडक्ट कराता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट ही एनटीए कराता है, अदर एग्ज़ाम्स को भी एनटीए कंडक्ट कराता है। सीएसआईआर नेट भी जो है हमारा एनटीए कंडक्ट कराता है। तो एनटीए एक एजेंसी है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो यूजीसी नेट के अब कितने सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट कितने सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट कंडक्ट होता है? तो ये 101 सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट कंडक्ट होता है, क्योंकि मैंने यूजीसी की साइट पे देखा, आपको यहाँ पे यूजीसी की साइट पे 101 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। सो यूजीसी की साइट पे 101 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 101 सब्जेक्ट्स में हमारा यूजीसी नेट कंडक्ट होता है और हर सब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक कोड होता है। एज़ पर नोटिफिकेशन जो हमारा यूजीसी नेट जो है 101 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है और हर सब्जेक्ट का अपना स्पेसिफिक कोड होता है। अब आपको जो है हमारे इसमें फर्दर हम बात करेंगे, 2 पेपर होते हैं। सो हर जो पेपर है, सेकंड पेपर होता है, तो उसका अपना अलग अलग जो है कोड होता है। अब यूजीसी नेट का जो है एज़ पर नोटिफिकेशन ऐसा साइट पे दिया हुआ है यूजीसी नेट की। अगर सपोज़ करो उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है, सपोज़ करो यूजीसी नेट की साइट पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स मैंशन होंगे, 101 सब्जेक्ट्स हैं। तो सपोज़ करो आपको यूजीसी नेट देना है लेकिन आपका सब्जेक्ट उसमें मैंशन है नहीं, तो आप उस सब्जेक्ट में ना देखें, उससे किसी रिलेटेड सब्जेक्ट में, जो यानी कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, आप उस सब्जेक्ट में नेट दे सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करो अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल साइंस में आपको नेट देना है, लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस उस लिस्ट में है नहीं, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस में नेट कंडक्ट होता नहीं है, तो आप इन्वायरमेंटल साइंस से कोई रिलेटेड सब्जेक्ट जो होगा आप उसमें नेट दे सकते हैं। वैसे इन्वायरमेंटल साइंस है लिस्ट में, बट मैं फॉर एग्जाम्पल एक बात बता रही हूँ कि सपोज़ करो इन्वायरमेंटल साइंस उसमें नहीं है और आपको नेट देना है, तो आप वहाँ पे ज्योग्राफी या बॉटनी या अर्थ साइंस में आप जो है नेट दे सकते हैं, जिसमें भी आपको लगे कि आप उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है वो, और आप उसमें क्लियर कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं, कौन कौन लोग नेट दे सकते हैं। जो कैंडिडेट्स मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में भी हैं, बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि यूजीसी नेट क्या सेकेंड ईयर में ही दिया जाता है, यूजीसी नेट क्या हम बीएससी में दे सकते हैं, या यूजीसी नेट क्या फर्स्ट ईयर में दिया जाता है मास्टर्स के। तो साइट पे हमारी ये चीज़ प्रॉपरली मेंशन है कि आप जो है यूजीसी नेट को मास्टर्स जब आप परस्यू कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं यूजीसी नेट, आप एलिजिबल हैं। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। कैंडिडेट जिनके मार्क्स, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो उनके लिए 55% मैंडेटरी है विदाउट राउंडिंग ऑफ। आपके 55% होने चाहिए मास्टर्स में। और अगर आप शेड्यूल कास्ट या SC ST या OBC या PWD हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको थोड़ा कंसेशन मिलेगा। आपके 50% मास्टर्स में या उससे इक्विवेलेंट जो डिग्री है उसमें आपके होने चाहिए। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए दे सकते हैं, यानी बोथ के लिए वो भर सकते हैं। खाली नेट के लिए भी वो, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, JRF के लिए खाली वो अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जो है मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है तो भी आप नेट दे सकते हैं। और लेकिन उसमें साइट पे ये क्लियरली मेंशन है कि जिस दिन आपका नेट का रिज़ल्ट आएगा, सपोज़ करो कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सपोज़ करो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में मैं हूँ और मैंने नेट दिया और मेरा क्लियर हो गया है, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर मुझे मास्टर्स को जो है क्लियर करना होगा 55% मार्क्स के साथ, तभी मैं जो है मेरा जो नेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज़ अगर सपोज़ करो मैं क्लियर नहीं कर पाती हूँ या मैं पास नहीं हो पाती हूँ मास्टर्स में, या फिर मेरे 55% में स्कोर नहीं कर पाती हूँ, तो मेरा जो नेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगी। ठीक है, ऐसा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो किस तरीके का एग्ज़ाम होता है नेट का, कितने पेपर्स होते हैं, ये बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, जो हमारा नेट होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहले क्या होता था कि आपके 2 पेपर अलग अलग शिफ्ट में होते थे, लेकिन अभी क्या होने लगा कि आपके दोनों पेपर एक ही शिफ्ट में होते हैं और दोनों का आपका टाइमिंग जो है आपको एक ही टाइमिंग मिलेगा और बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। तो आप जो है स्विच भी कर सकते हैं पेपर्स को, यानी कि आप पहले एक पेपर दो, फिर मतलब मैं बताती हूँ। देखिए, आपके 2 पेपर होंगे इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कि सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं यूजीसी नेट के, उनका स्पेसिफिक कोड होता है। तो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपका कोड नंबर होता है 00, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है जितने भी लोग नेट दे रहे हैं सबके लिए वो कॉमन होता है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें हमारा कॉमन सिलेबस आता है, जैसे कि उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन्वायरमेंट। तो ये बेसिक आपका चीज़ें आती हैं और इसमें जो कंटेंट आएगा वो भी बेसिक आएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो ज़रूरी है। फर्दर अगर हम PhD कर रहे हैं या फिर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर हम रिसर्च परस्यू कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से आपको रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, उस तरीके से आपको जो है थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम इस अर्थ पे रहते हैं तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें। तो कुछ इस तरीके की बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक पेपर होता है। तो बेसिक पेपर होता है इसलिए जो हमारा पहला पेपर है वो सबके लिए कॉमन हो जाता है, सब उस पेपर को देंगे। जो आपका सेकेंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मेरा मतलब है कि जिस सब्जेक्ट में आप नेट देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट वो आपका सेकंड पेपर होगा। यानी कि सपोज़ करो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मुझे नेट देना है इन्वायरमेंटल साइंसेज में, तो मेरा पहला पेपर कॉमन होगा, सबके लिए कॉमन होगा वो। यानी कि सपोज़ करो मैं भी नेट दे रही हूँ और साथ ही साथ मेरा जो कलीग है या वो भी नेट दे रहा है, तो उसके लिए भी फर्स्ट पेपर कॉमन होगा, मेरे लिए भी फर्स्ट पेपर कॉमन होगा। और वो नेट दे रहा है सपोज़ करो अर्थ साइंस में और मैं नेट दे रही हूँ इन्वायरमेंटल साइंस में, तो मेरा जो पेपर सेकंड होगा वो इन्वायरमेंटल साइंसेज होगा और उसका जो पेपर सेकंड होगा वो अर्थ साइंस होगा। लेकिन जो पेपर फर्स्ट होगा हमारा वो दोनों में कॉमन होगा, वो दोनों का सेम होगा। इसलिए जो फर्स्ट पेपर होता है
उसका कोड होता है हमारा 00, क्योंकि वो सबका कॉमन होता है। लेकिन जो हमारा सेकंड पेपर होता है उसका अलग अलग कोड होता है। तो वो आपको जो है साइट, अगर आप साइट पे जाओगे यूजीसी नेट की, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो साइड में दिए हुए हैं ना, ये 82, 83, 85, 86, 87 इस तरीके के ये आपके कोड हैं, सब्जेक्ट कोड। जैसे कि सपोज़ करो ये है कोड नंबर 89, ये है इन्वायरमेंटल साइंस का, तो इन्वायरमेंटल साइंस का कोड है 89। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोड होता है। आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन मोड यानी कि सीबीटी मोड में आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आपका होगा। आपको जो है कंप्यूटर पे पेपर होगा और आपको वहाँ पे जो है टिक करना है। इस तरीके का आपको एग्ज़ाम दिया होगा। मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जैसे पहले OMR शीट पे होता था, अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन होता है। तो एग्ज़ाम मोड आपका ऑनलाइन है। अगर हम एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अब एक ही शिफ्ट में कंडक्ट होता है, आपको बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। तो आपका 3 घंटे का पेपर होता है। कैसे होगा 3 घंटे का? देखिए, जो आपका पहला पेपर होता है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यानी कि आपका जो पहला पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के हो गए। अब हम दूसरे पेपर की बात करें, तो सेकंड पेपर क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उस चीज़ में आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, उस चीज़ में यूजीसी आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो सेकंड पेपर होगा वो 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपके टोटल बने 200। तो कहने का मतलब है कि टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल होंगे आपके 150 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन आपका होगा 2 नंबर का। तो टोटल मार्क्स कितने हुए? टोटल मार्क्स होंगे आपके 300। तो 150 क्वेश्चन, 2 पेपर होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि +2 फॉर करेक्ट आंसर और 0 फॉर इनकरेक्ट आंसर। 2 नंबर आपको सही आंसर के मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, आप क्वेश्चन तो आपका कोई भी इनकरेक्ट, मतलब आपको 0 मिलेगा या फिर आपका डिडक्ट ही होगा मार्क्स। कहने का मतलब है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अगर आप गलत करते हो तो आपको 0 मिलेगा, कोई भी नंबर आपका डिडक्ट नहीं होगा। तो आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यू कैन ट्राई कि अगर आपको 2 क्वेश्चन, 2 जो आपके ऑप्शंस है उसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो जिसमें आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी लगती है तो आप उस पर टिक कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये मुझे इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट लगा। सो वी कैन ट्राई इन दिस। इसमें MCQ टाइप जो है, इसका MCQ टाइप होगा। हर क्वेश्चन MCQ टाइप में आएंगे, यानी कि आपका फर्स्ट पेपर भी MCQ टाइप होगा, सेकंड पेपर भी आपका MCQ टाइप होगा। कोई भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सो कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट, जैसे मैंने बताया, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब हम बात करते हैं करियर ऑप्शन की। अब हमने टेस्ट जो है, हमने टेस्ट की बात कर ली, तो हम बात करते हैं कि क्या टेस्ट देके हमें कितना फ़ायदा है, क्या चीज़ें, क्या पर्क्स हमें मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें जो हैं बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए। तो देखिए, अगर नेट की बात करूँ, नेट JRF की मैं बात करूँ, तो UGC नेट देने के बाद जो कैंडिडेट है वो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया कि वो एलिजिबल हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और अगर उसको JRF मिल जाता है तो वो फेलोशिप भी उसको मिलेगी, यानी कि वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए नेट देने के बाद एलिजिबल हो जाता है। तो अगर वो एलिजिबल हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो कैंडिडेट कैन एक्सपेक्ट पे इन रेंज ऑफ, यानी कि वो अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको सैलरी 25,000 से उसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, और उसको 40,000 पर मंथ उसको मिलेगा। 25 से लेकर 40,000 की रेंज में उसको सैलरी मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, आपके स्कोर कितने हैं, आपकी स्किल कितनी है, आप किस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ये सब उस बात पे डिपेंड करता है। आपके स्कोर अच्छे हैं, आपने JRF किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। आपने नेट किया है लेकिन आपके मार्क्स कम आए हैं, या आपका जो भी स्किल्स है, आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में अच्छी नहीं है, या आपकी कमांड हिंदी में अच्छी नहीं है, वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपकी सैलरी वेरी कर सकती है, पर 25 to 40,000 के बीच में आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो बात हो गई कि आप जो है
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। दूसरा कि आप वेरियस जो हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हमारे काफ़ी एडटेक जो होते हैं, यानी कि आप जो है ऑनलाइन भी टीच कर सकते हैं बच्चों को, आप फिज़िकली भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अपना आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसमें आप जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रिपरेशन करा सकते हैं यूजीसी नेट की, क्योंकि आपका क्लियर हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उस चीज़ का। तो आप फर्दर ट्रेन कर सकते हैं यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को, आप बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। और वेरियस जो हमारी कोऑपरेटिव फर्म्स या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर्स वाली, प्राइवेट सेक्टर वाली जॉब्स होती हैं, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप पीएचडी में भी एनरोल कर सकते हैं, तो जो आप चाहें। जैसे कि हमारी पब्लिक सेक्टर जो हमारी अंडरटेकिंग यानी पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर जो हमारी बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं वो हायर करती हैं यूजीसी नेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको, जिन्होंने यूजीसी नेट दे दिया है और उनके मार्क्स अच्छे हैं। तो जैसे कि हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी, या नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड एडसिल, तो काफ़ी सारी ऐसी पीएसयूज़ हैं जो आपको हायर करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल मार्क्स इन यूजीसी नेट और जेआरएफ। तो उसके बिहाफ पे वो आपको हायर करती हैं। तो बहुत लोगों के ऐसा मिथ होता है हमें कि हमने यूजीसी नेट दिया है तो ओनली वी कैन एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, बाकी और अदर किसी फील्ड में हमारा स्कोप नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि आपने अगर यूजीसी नेट क्लियर किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर नहीं किया है। सो आपके लिए एक ये पर्क हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमने बात की नेट के बारे में, अब हम बात करते हैं जेआरएफ। मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ कि अगर आपने यूजीसी नेट किया है, अगर आपने जेआरएफ किया है, अगर आपको फेलोशिप मिलेगी, तो ये सब चीज़ें मैं बोल रही थी। तो क्या है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, क्या है जेआरएफ, क्या नेट और जेआरएफ सेम है? देखिए, जब आप यूजीसी नेट देते हैं तो उसी में आपको जेआरएफ मिलता है। अब जेआरएफ में डिफरेंस क्या होता है फिर? देखिए, आप जैसे कि सपोज करो आपने नेट दिया तो ओनली जो डिफरेंस होता है वो मार्क्स का होता है, सिर्फ मार्क्स का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर आप यूजीसी नेट जो है दे रहे हैं तो उसमें जितने आपके मार्क्स होंगे उससे 5%, 10% ज़्यादा नंबर आपके जेआरएफ वालों के होते हैं। यानी कि अगर आपके 5-10% नंबर ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाती है जेआरएफ की, उससे 5-10% यानी नेट की जाती है। सपोज करो अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंटल साइंसेज़ की, तो इन्वायरमेंटल साइंसेज़ में हमारी यूजीसी नेट की कट ऑफ जाएगी 65 फॉर एग्जांपल, और अगर यूजीसी नेट की 65 जा रही है तो जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी 72 या 70। तो इस टाइप से हमारी कट ऑफ वेरी करती है बस। तो आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आपको जेआरएफ मिलेगा, आपके कम मार्क्स होंगे तो आपको यूजीसी नेट ही, आप सिर्फ एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। लेकिन अगर आपके कट ऑफ हाई आपने क्वालिफाई कर लिया है या आपकी 70% आपने स्कोर कर लिया है आपको जेआरएफ, तो अब आपको जेआरएफ भी मिल जाएगा। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जेआरएफ के लिए होंगे, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जेआरएफ दोनों के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। मेक श्योर कि जब आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आप 31 की एज तक के हैं तो आप दोनों के लिए जो है अपना फॉर्म में फिल करें। उसमें होता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे नेट का, तो उसमें होता है कि फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ओनली, या फॉर जेआरएफ ओनली, या फॉर बोथ। तो अगर आप 31 की एज तक के हैं तो आप बोथ फिल कीजिए, तो उसके आपको बेनिफिशियल ही होगा। क्योंकि अगर आप सपोज करो 70% या कट ऑफ आप पार कर जाते हो जेआरएफ की, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको जेआरएफ भी मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का टिक करते हो तो आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही मिलेगा, भले ही आपने जेआरएफ की कट ऑफ भी पार क्यों ना कर ली हो। सो इस टाइप से। और क्योंकि 31 एज मैंने इसलिए बोला क्योंकि 31 जो है जनरल कैटेगरी की एज है कि 31 तक आप जो है जेआरएफ के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। 35 इयर्स है हमारी SC ST और OBC वालों के लिए, 31 है हमारी जनरल वालों के लिए, तो इसलिए मैंने ये बोला। अगर मैं करियर स्कोप की बात करूँ जेआरएफ को लेके, तो जेआरएफ में देखिए, जब आपने जेआरएफ किया है तो आपको बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में मौका मिलेगा पीएचडी करने का। जनरली क्या होता है कि जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं पीएचडी के लिए, कुछ इंस्टीट्यूट नहीं कराते हैं। लेकिन अगर आपने जेआरएफ किया हुआ है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपको मिल गई है, आपके मार्क्स अच्छे हैं नेट में, तो आपको जो है इंटरव्यू से ही गुजरना पड़ेगा। और कभी कभी आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो सो कॉल्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की पीएचडी का, और इतना कुछ बोदर होने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है तो आपको थोड़ा
वो मिलेगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर दोज स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ नेट है या फिर जिनका कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि आप पीएचडी अच्छे से अच्छे कॉलेजेस से आप पीएचडी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है फेलोशिप भी मिलेगी। अब फेलोशिप क्या है, देखिए फेलोशिप जो है आपको 5 साल के लिए, मतलब मोस्टली आपको 5 साल के लिए फेलोशिप मिलती है। और 5 साल की फेलोशिप आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या होगा, पहले 2 साल आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी जब आप पीएचडी कर रहे होंगे। एक चीज़ और कि जब आपको फेलोशिप यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आप पीएचडी करोगे। अगर सपोज़ करो मैं हूँ, मेरा नेट क्लियर हो गया है, मेरा जेआरएफ भी क्लियर हो गया, मुझे जेआरएफ भी मिला है, ठीक है ना, लेकिन मैं पीएचडी नहीं कर रही हूँ, तो मुझे कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर मैं पीएचडी करती हूँ तो ही मुझे फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप क्या है, फेलोशिप इज़ काइंड ऑफ कि आपको जो है पर्क मिलता है, यानी आपको पर मंथ कुछ सैलरी टाइप मिलता है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको पहले 2 साल यानी कि 5 साल तक आपको जेआरएफ मिलेगा। पहले 2 साल आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप अभी नए नए आए हो तो आप जूनियर हो, तो पहले 2 साल आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा जिसमें आपको 31,000 आपको रुपये मिलेंगे पर मंथ, ठीक है ना। और ये वैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन, ये वैरी कर सकता है, ठीक है। और अगले 3 साल आपको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, क्योंकि अब आप सीनियर हो गए हो, तो आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा। ये भी वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन। तो अब यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिला, यहाँ पे आपको 2 बेनिफिट मिल गए। अब देखो, अगर मैं बात करूँ, अगर आप नेट दे रहे हो तो आपका नेट क्लियर है सिर्फ, और दूसरे बंदे का अगर जीआरएफ क्लियर है, तो दोनों में किसको बेनिफिट ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है जीआरएफ वाले को, क्योंकि जीआरएफ वाला एक तो पीएचडी कर रहा है और ऊपर से उसको 31,000 और उसके बाद 35 हो गया उसका पर मंथ, उसको सैलरी भी मिल रही है। तो यानी कि उसके पास 2 चीज़ें हो गई कि वो जीआरएफ भी कर रहा है, साथ ही साथ उसको जो है पीएचडी भी, वो जीआरएफ भी मिल रहा है उसको और वो पीएचडी भी कर रहा है, तो उसके लिए ड्यूअल बेनिफिट हो गया। लेकिन अगर जिसका नेट क्लियर है सिर्फ, तो वो पीएचडी करेगा लेकिन उसको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो वो पीएचडी कर सकता है, कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी चॉइस है, बट उसको फेलोशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन पीएचडी भी कराएगा, साथ ही साथ आपको जो है बेनिफिट भी देगा 31,000 और अगले 3 साल 35,000 का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने सब चीज़ें जो हैं डिस्कस कर ली हैं और सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिलीवर कर दी है। कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कुछ साइट हैं। अगर आपको सबसे पहले यूजीसी नेट की साइट पे आपको यूजीसी नेट के बारे में अगर और जानना है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना है, एलिजिबिलिटी के बारे में फ़र्दर आपको जानना है, तो आई मस्ट से कि आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे विज़िट करें, जो कि मैंने आपको बताया था पहले www.ugcnet.nic.in पे। और उसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स हैं, ugcnet www.ugcnet.nta.nic.in, इस पे भी आप विज़िट करें, क्योंकि ये यूजीसी नेट एनटीए की वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। यूजीसी नेट कब होगा, कैसे होगा, रिज़ल्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक और वेबसाइट है www.nta.ac.in, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है। तो एनटीए जितने भी अपनी चीज़ें जो है नोटिसेस निकालता है कि कब नेट होगा या कब पोस्टपोन्ड हुआ, या फिर जो हमारा नेट है उसके जो जेआरएफ के लिए एज जो है वो कितनी एक्सटेंड हो गई, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन साइट्स पे मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और दूसरी चीज़ और कि हमारा जो नेट है, जो एनटीए है, एनटीए जो हमारा नेट कंडक्ट कराता है, सो उसमें हमारा 2 पेपर, उसमें हमारे जो हमारा एनटीए है नेट कंडक्ट कराता है, वो 1 साल में हमारा 2 बार एग्ज़ाम होता है। एक हमारा यानी कि अगर मैं बात करूँ तो हर 6 महीने बाद ये एग्ज़ाम होता है। तो पहला जो एग्ज़ाम होगा वो जून में होता है, फिर उसका 6 मंथ बाद यानी दिसंबर में होता है। तो आफ्टर 6 मंथ साइकिल में ही हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो मुझे काफ़ी सही लगा ये। आप अगर परस्यू कर रहे हो, यानी कि आप अगर मास्टर्स में अभी हो या फिर आप मास्टर्स करने वाले हो, अगर आप बीएससी कर रहे हो, तो आप इस चीज़ की अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए आपकी मास्टर्स भी हो जाएगी, साथ ही साथ आप नेट की प्रिपरेशन भी कर लोगे, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है, और उसके साथ साथ आपके जो है अटैम्प्ट्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। 31st की एज तक आपको जेआरएफ के लिए आप दे सकते हो, तो 31st की एज तक आपको आराम से आप नेट दे सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको साल में 2 बार जो है नेट देने का मौका मिल रहा है। सो गो फॉर इट, इट्स अ गुड चॉइस।
इसमें काफ़ी अच्छे आपको पर्क्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छा आपका करियर ऑप्शन ये हो सकता है अगर आप इसे परस्यू करते हैं तो। कुछ एक कोट्स मैंने डाली हैं। ड्रीम प्लस वर्क इज़ इक्वल्स टू सक्सेस। आपने अगर सपने देखे हैं, अगर आप उन चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। तो क्यों ना लेट्स स्टार्ट द जर्नी, अभी से जर्नी को शुरू किया जाए। चैलेंज योर सेल्फ, जंप ऑफ द डीप एंड लर्न टू स्विम। ये थोड़ा गलत हो गया, दोबारा से बोलती हूँ। चैलेंज योर सेल्फ, जंप ऑफ द डीप, चैलेंज योर सेल्फ, जंप ऑफ द डीप एंड लर्न टू स्विम। चैलेंज करिए अपने आप को, जितना डीप में आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना डीप में आप जा सकते हैं और जितना डीप में आप जाएंगे, जितना चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आप स्विम करना सीखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, इस कोट को मैंने इसलिए डाला बेसिकली क्योंकि मैं इससे बहुत रिलेट कर पा रही थी, काफ़ी रिलेटेबल मुझे लगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं या जब कोई चीज़ हम क्लियर करते हैं तो उसके क्लियर करने के साथ साथ या उस जर्नी में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। हम एक बार कहते हैं ना कि ओखली में जब सर डाला है तो मुसल से क्या डरना, ये कहावत है हमारे यहाँ पे यूपी में। तो जब हम किसी अपने आप को चैलेंज करते हैं, जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, जब हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, हम काफ़ी अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं, हम काफ़ी नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो जब हम काफ़ी चीज़ों उस डीप में, जब उस लेवल तक हम जाते हैं, जब इंटेंस हम प्रिपरेशन करते हैं और जब हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को तपाते हैं, तभी हम स्विम करना सीखते हैं। जब हम डीप में जाएंगे तभी हम स्विम करना सीखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। वरना हमें डर नहीं लगेगा तो हम स्विम भी करना भी नहीं सीख पाएंगे। तो हम अगर प्रिपरेशन शुरू नहीं करेंगे तो वैसी बात है, हम क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड थैंक यू फॉर ऑल। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, और मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आई या क्या और नया आपको जानना है। ताकि मुझे हेल्प मिल जाए, मुझे लगे कि मुझे क्या और चीज़ें आपको बतानी चाहिए और मुझे मेरे जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो मुझे लेट मी नो प्लीज़ कि क्या क्या चीज़ों में मुझे इम्प्रूव करना है और क्या क्या चीज़ों में मुझे जो है आगे फर्दर अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है। थैंक यू फॉर ऑल लिसनिंग मी।